जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम ये मैकेनिक्स का लेक्चर 3 लेके आए हैं। ठीक, इसके पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखिए। ठीक, ये लेक्चर नंबर 3 और इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन की बात करेंगे। जैसे इसमें देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। ठीक, इसमें क्या समझना है आपको, जैसे हमने कहा आपसे एक समान वेग, एक समान का वेग होता है कि ना वेग बढ़े और ना ही वेग घटे। एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ। अब आपको ध्यान कहाँ पर देना है, यहाँ पर ये वेग समय ग्राफ लिखा है। वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। पेपर में आपसे कैसे पूछा जाएगा कि एक समान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। नंबर 1 सरल रेखा, नंबर 2 वृत्त, नंबर 3 परवलयाकार या नंबर 4 अति परवलयाकार। इस टाइप से आपको आकार दिए जाएंगे तो आपको कौन सा नंबर चेक करना है, तो आपको कौन सा क्लिक करना है, सरल रेखा। क्लियर। अब इसमें दूसरा दिया गया, गति के तृतीय समीकरण का सदिश रूप नहीं होता है। यानी आपने पढ़े होंगे गति के टोटल कितने नियम है, 3 नियम। तो जो तीसरा नियम होता है यानी v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका सदिश स्वरूप नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। हमेशा ध्यान रखना कि जो गति का तृतीय समीकरण है उसका कोई सदिश रूप नहीं होता। ठीक, अगला लिखा, किसी कार में ब्रेक लगाने से उत्पन्न अवरोधन दूरी d इक्वल वी स्क्वायर अपान 2 है। ठीक, अब देखो ध्यान से, किसी कार में ब्रेक लगाने से उत्पन्न अवरोधन दूरी, जैसे आपसे कहा जाएगा एक कार है जो 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है तथा उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ब्रेक लगाने में ये कितनी दूरी बाद रुकेगी। इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं छोटे छोटे आपके एग्जाम में, तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, क्या d इक्वल वी स्क्वायर अपान 2 है। यानी जो वेग दिया जाएगा उसका वर्ग कर दो, अपान में 2 इंटू जो भी आपको त्वरण दिया जाएगा, तो वो दूरी निकल आएगी, कौन सी, अवरोधन दूरी जिसको कहते हैं। ठीक, अगला दिया गया है पॉइंट, वस्तु ए का बी के सापेक्ष है। ठीक, तो जिसके सापेक्ष पूछे उसको बाद में रखते हैं, ये ट्रिक होती है इसकी। जैसे ए का बी के सापेक्ष कह रहा है तो वी ए बी इक्वल हो जाएगा क्या, वी ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक, अब देखो समझना क्या है यहाँ पर, जिसके सापेक्ष का है, ट्रिक क्या होती है, जिसके सापेक्ष का है उसको आप बाद में घटाओगे। जैसे वी ए बी को लिखा है वी ए माइनस वी बी, तो बी के सापेक्ष बोल रहा है तो बी को बाद में रखेंगे। ठीक, जैसे हम कहते हैं सी का डी के सापेक्ष तो हो जाएगा वी सी माइनस वी डी। आई होप आप समझ गए होंगे पॉइंट। अगला लिखा है क्या, न्यूटन प्रति किलोग्राम त्वरण का मात्रक। ठीक, त्वरण का मात्रक एक और आपने पढ़ा होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, वो और दूसरा न्यूटन प्रति किलोग्राम। अब ये मात्रा कहाँ से आया, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, F बराबर एम ए। ठीक, फर्स्ट ईयर में आप अच्छे से पढ़े होंगे, F बराबर एम ए, ये फार्मूला होता है। तो F बराबर एम ए से अगर आप त्वरण निकालोगे इससे, तो A इक्वल आ जाएगा F अपान एम। F को कहते हैं बल यानी न्यूटन और M हो जाएगा द्रव्यमान। तो इस फार्मूले से ये न्यूटन प्रति किलोग्राम निकला है। और एक और फार्मूला होता है क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो अगला पॉइंट क्या दिया गया है, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो कण का त्वरण नियत रहता है। देखो उसके कहने का मतलब है कि किसी कण द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी दूरी को आप कह सकते हो डी, अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, और समय का मतलब हो गया टी स्क्वायर। यानी उसके कहने का अर्थ है कि डी प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर यदि कहीं कंडीशन बन रही है, यानी किसी कण द्वारा तय की गई दूरी उसके द्वारा लिए गए समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो कण का त्वरण हमेशा नियत रहेगा। यानी त्वरण ना तो कभी बढ़ेगा और ना ही कभी घटेगा। ठीक, अगला दिया गया, एक मीनार की चोटी से एक गेंद निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा दूसरी गेंद उसी वेग से ठीक नीचे की ओर प्रक्षेपित की जाती है तो दोनों समान वेग से पृथ्वी पर टकराएंगी। अब मतलब का समझो, कहने का मतलब अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो आपको लगेगा कि ये गलत पॉइंट लिखा हुआ। क्यों लिखा है, एक मीनार की चोटी से एक गेंद निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी एक कोई मीनार यानी टावर मान सकते हो आप, उससे एक गेंद निश्चित वेग से, ध्यान दो वर्ड को, आप वर्ड कौन सा ध्यान देना, निश्चित वेग, निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा दूसरी गेंद उसी वेग से ठीक नीचे की ओर प्रक्षेपित की जाती है तो दोनों समान वेग से, वर्ड क्या लिखा है, समान वेग से पृथ्वी पर टकराएंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वे एक साथ पृथ्वी पर गिरेंगी। समान वेग का मतलब है कि पहली वाली गेंद अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से नीचे टकरा रही है तो दूसरी का भी वेग उतना होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, यानी चाहे आप गेंद ऊपर की ओर फेंको और चाहे उसी जगह से नीचे की ओर फेंको, दोनों कंडीशन में
में उनका वेग समान होगा जब वो पृथ्वी पर गिरेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। अगला देखो, अगला लिखा है यदि दो वस्तुएं समान चाल से एक दूसरे के समांतर चलें तो वे एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर रहेंगे। अब इसका देखो, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक, दो ट्रेन की पटरियां आमने सामने हैं, ठीक, बराबर में समांतर जिसको कहते हैं। एक ट्रेन आपकी दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही, दूसरी भी दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही, और आप उसकी खिड़की पर बैठे हैं और आपके सामने वाली ट्रेन में भी एक व्यक्ति खिड़की पर बैठा है। तो जब आप दोनों एक दूसरे को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हम दोनों एक दूसरे के सापेक्ष गति नहीं कर रहे हैं। वही तो बात हो गई ना, ये दो वस्तुएं समान चाल से, क्या लिखा है, समान चाल से एक दूसरे के समांतर चलें तो वे एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होंगे। यानी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ना पहली ट्रेन चल रही है ना दूसरी। क्लियर हुआ? तो आई होप आप ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो आगे पॉइंट क्या दिया गया है। आगे लिखा है वैद्युत धारा अदिश राशि है। इसको भी समझो ध्यान से। वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है, क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैद्युत धारा कैसी राशि है, तो वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। अगला लिखा है इकाई सदिश का परिमाण एकांक होता है, तो नाम से ही समझ जाओगे इकाई सदिश का मतलब ये होता है, एक इकाई सदिश का परिमाण एकांक होता है, तो वही लिख दिया गया इसको एक। फिर अगला लिखा है आई का मॉड, जे का मॉड, के का मॉड, ये सब यदि इकाई सदिश है तो इनका मान क्या होगा, एक। ये तो आसान सी चीजें। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहते हैं। ठीक, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसे आप एक एक बार पढ़ लो, आसानी से तैयार हो जाएंगे। अगला देखो, अगला लिखा है वेक्टर ए प्लस जीरो वेक्टर। अब सब लोग भली भांति जानते हो कि वेक्टर जीरो का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक, वेक्टर ए में जब जीरो जोड़ोगे तो वही आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, एन वेक्टर जीरो इक्वल जीरो, यानी जीरो का किसी संख्या में गुणा कराओ जीरो हो जाता है। तो ठीक, तो इन दोनों कंडीशन में ये जीरो हो गया। अगला लिखा है वेक्टर ए का मॉड प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वेक्टर, यानी सदिश की लंबाई। तो ये छोटे छोटे फार्मूले हैं। अगला क्या लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर है, यानी कोई दो सदिश यदि आपस में जुड़ रहे हैं तो उनको विपरीत करके, यानी उनको पलट करके आपस में जोड़ दोगे तो उनमें कोई अंतर परिवर्तन नहीं होगा। इसको कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। लेकिन आप ध्यान रखना माइनस में ये नियम काम नहीं करता है। कहने का मतलब वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर बी प्लस ए आपस में बराबर है, लेकिन अगर बीच में माइनस लगा है, ठीक, बीच में माइनस लगा है तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, वेक्टर ए प्लस, अब देखो ब्रैकेट में लिखा है वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और आगे देखो इसमें बी और सी को ब्रैकेट में किया गया, इसमें ए और बी को वेक्टर में किया गया, लेकिन सभी प्लस में है, तो यहाँ पर योग सहचर का नियम लग जाएगा। फिर आगे लिखा है यदि किसी सदिशों को जोड़ने पर एक बंद आकृति प्राप्त होती है, यदि किसी सदिशों को जोड़ने पर एक बंद आकृति प्राप्त हो तो उनका सदिश योग अर्थात परिणामी शून्य होता है। यानी कोई भी ऐसे सदिश हैं जिनको जोड़ने पर एक बंद आकृति बन जाए, जैसे एक लाइन ये खींच दी आपने, एक लाइन ये खींच दी और एक लाइन ये हो गया आपका बिंदु ए, ये हो गया आपका बिंदु बी और ये हो गया आपका बिंदु सी। तो इस टाइप की यदि कंडीशन बन रही हो, यानी बंद आकृति बन रही हो, क्या लिखा है, बंद आकृति प्राप्त हो तो उनका सदिश योग कैसा होता है, शून्य होता है, परिणामी। फिर अगला लिखा कम से कम दो बराबर सदिश का परिणामी शून्य हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवी में पूछा जा चुका है। कह रहा कम से कम दो बराबर सदिश का परिणामी शून्य होता है। आपसे पूछा जाएगा कम से कम कितने परिणामी सदिश या कम से कम कितने बराबर सदिश का जो परिणामी है वो शून्य होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, दो। ठीक, इस जब वे एक दूसरे के विपरीत हो, पूरा पॉइंट ध्यान से समझो, जब वे एक दूसरे के विपरीत हो। आई होप आप ये इतने पॉइंट भी अच्छे से समझ गए होंगे, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, कम से कम तीन असमान सदिश का परिणामी शून्य होता है जब वे एक बंद आकृति बनाए। अभी अभी एक एग्जांपल हमने दिया था आपको, इस टाइप से एक त्रिभुज बनाया था, इसको मान लो बिंदु ए, इसको मान लो बिंदु बी और इसको मान लो बिंदु सी। यानी कम से कम, अब ये ध्यान देना जरा, कम से कम तीन असमान सदिश का परिणामी शून्य हो सकता है जब वे एक बंद आकृति बनाए। फिर आगे देखो ये वही पॉइंट आ गया। अभी ऊपर हमने क्या बताया था, यहाँ पर ध्यान दो, हमने कहा था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ठीक है, यहाँ योग का क्रम विनिमय नियम लगेगा, लेकिन हमने कहा था माइनस में ऐसा नहीं होता। तभी देखो गौर से, यहाँ पर लिखा है नॉट इक्वल टू, यानी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर, यानी माइनस में नियम नहीं लगता। लगेगा कब, अगर बराबर का चिन्ह आपको लगाना है तो ये दूसरी कंडीशन देखो, उसी में आप माइनस कॉमन ले लीजिए और बाहर माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका सही हो जाएगा। ठीक, फिर आगे लिखा किसी भी सदिश का लंब घटक सदैव
शून्य होता है। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, किसी भी सदिश यानी कोई भी सदिश हो उसका लंब घटक जो होता है सदैव कैसा होता है, शून्य। अब अगला देखो ये पॉइंट, ये आपका चैप्टर मैकेनिक्स है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? मैकेनिक्स। लेकिन ये देखो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान क्या होता है, जहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक। अगला लिखा है, यदि लिखा है किसी रोलर को खींचकर चलाना आसान होता है। रोलर जानते हो, खींच कर चलाना आसान होता है धक्का देने की तुलना में, यदि रोलर का आकार मनुष्य के आकार से कम है। यानी कोई ऐसा रोलर है जिसका आकार मनुष्य के आकार से कम हो, ध्यान से समझो, जिसका आकार मनुष्य के आकार से कम हो तो उसको खींच कर चलाना आसान होता है धक्का देने की वजह। यानी आप उसके पीछे खड़े होकर आगे को धक्का मत दीजिए, बल्कि उसको खींचिए तो खींचना आसान होगा। कब? जब रोलर का आकार मनुष्य के आकार से कम हो। तो ये होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैकेनिक्स का, लेक्चर नंबर 3 था। यदि आपको पॉइंट अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके कुछ नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।